इसका मतलब स्पष्ट था कि विगत 20 वर्षों में ब्लॉक कार्यालय काम नहीं करता था, जिला कार्यालय काम नहीं करता था। हमारे विपक्षियों ने सरकार चलाना शुरू किया 20 वर्षों तक और इस सरप्लस बजट को घाटे का बजट में पहुंचा दिया। यहाँ का जमा पूंजी लूट लिया और इस राज्य को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। आप कोई दरखास्त नहीं, कोई दलाल नहीं, आपको अपना प्रमाण पत्र लेके जाना है और ब्लॉक पदाधिकारी के पास पटकना है। 5 मिनट में आपका पेंशन का कार्ड बनेगा। ये हमने आपके लिए आदेश दिया है। आज इन लोगों ने 20 वर्षों में इस राज्य में मात्र 16 लाख लोगों को पेंशन दिया। हम लोग 4 साल के अंदर में 36,20,000 लोगों को पेंशन देने का काम। केंद्र सरकार में हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा कि गरीबों के लिए आवाज दो, लेकिन उन्होंने हमारी बात को इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। उन लोगों ने हमें गरीबों को आवाज देने के लिए इनकार कर दिया। फिर हमने सोचा तब तो ऐसे ही लोग मर जाएगा भाई। हमारे षड्यंत्रकारी लोग हमारे कानून बनाने में और कई कार्य करने में लगातार अड़ंगा डालने में लगे हुए, तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। हम 32 आधारित कानून लाना चाहते हैं नौकरियों पर, कोर्ट कचहरी कर देता है। कहीं गवर्नर हाउस में जाकर के महामहिम को कानाफूसी करके उस बिल को, उस कानून को वापस कर देता है। तो को जोहार। आज फिर से चाईबासा के ये वीर भूमि पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के इस पड़ाव में आपके मंझारी प्रखंड में हम लोग आए हैं और इसमें हमारे साथ उपस्थित आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे सामाजिक राजनीतिक दल के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे मानकी, मुंडा, डकुआ सभी और मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान हमारे विधायकगण, मंत्रीगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि यहां पर काफी सारे सम्मानित सदस्यों ने आपको लगभग सभी बातें बताई है। हम लोग चूंकि अभी हमारा विधानसभा सत्र भी चल रहा है, व्यस्तम कार्यक्रम के बीच भी हम लोग गांव से हमेशा जुड़ा रहना चाहते हैं और उसी परिणाम स्वरूप हम लोग सरकार बनाने के वक्त से ही गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला तक, जहां कभी हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ना सरकार की आवाज जाती थी, ना सरकार की योजना जाती थी, ना सरकार की नजरें जाती थी, वहां अब गांव गांव, पंचायत पंचायत सरकार की नजरें भी जा रही है, सरकार की योजना भी जा रही है और सरकार की आवाज भी जा रही है। आपको मालूम है कि ये योजना और ये शिविर, ये तीसरा चरण का शिविर है। अभी सिर्फ मंझारी में ही हम लोग एकत्रित नहीं हैं और मंझारी में ही इतने लोग इकट्ठे नहीं हैं। पूरे राज्य के अलग अलग पंचायतों में शिविर लगे हुए हैं और उन पंचायतों में इसी तरीके का भीड़ उमड़ा है और उन पंचायतों में हमारे ग्रामीण भाई, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे छात्र छात्राएं उन शिविरों में लगे स्टॉलों में अपने लिए योजना ढूंढ रहे हैं। और जब हमने सरकार बनाया था, उससे पहले ही चुनाव के दौरान हमने ये कहा था
कि जो हमारी सरकार बनेगी तो ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची से नहीं चलेगा, ये सरकार हमारे गांव देहातों से चलेगा। और आज 2021 में एक बार ये शिविर लगा, महीने भर तक ये शिविर चलते रहे पूरे राज्य में। 2022 में भी ये शिविर लगाए और अब 2023 में, 2021 में हम अपने भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल उलीहातू से हमने शुरू किया था और ये 2023 का शिविर जो है ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के वीर भूमि से शुरू किया था और ये 29 तारीख तक अभी और चलेगा। हमारे सरकार बनने के बाद तो ठीक से हम लोगों ने कुर्सी भी नहीं संभाली, कोरोना जैसा महामारी हम लोगों को घेर लिया और वो कैसा दिन था ये दोहराने का जरूरत नहीं है। ऐसा महामारी देश आजाद होने के बाद से पहली बार देश ने देखा और ऐसी महामारी ना जिसका कोई पहचान, ना जिसका कोई दवा, ना कोई इलाज, किसी को भी नहीं पता था। पूरा दुनिया इस संक्रमण से घिर गया और नतीजा ये हुआ देश ठप हो गया, पूरा दुनिया घूमने से रुक गया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम, स्कूल कॉलेज सब बंद। मजदूर लोगों को भी मजदूरी नहीं मिलने लगा। हमारा तो और भी बुरा हाल इस राज्य का हो गया कि इस राज्य में लाखों लोग अलग अलग राज्य में, कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर में, कोई 7 समुंदर पार रोजगार करने के लिए, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाता था। उन लोग भी लॉकडाउन में फंस गया और सबको अपने अपने राज्यों में जहां जहां लोग काम कर रहा था वहां से निकाल दिया गया। अब वो लोग अपना घर भी वापस आने की स्थिति पे नहीं थे और हम लोगों के साथ भी पूरा देश लॉकडाउन होने की वजह से उनको लाने में भी बड़ा हमें चिंता हुई कि कैसे लाया जाए। जब हमें ये खबर आने लगी कि बड़े पैमाने पर मजदूर अपने घर की ओर, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से, कोई पैदल चल पड़ा है, बाल बच्चा समेत जो परिवार के साथ गया है पूरा परिवार वापस आ रहा है। कई लोग इस यात्रा में बीच रास्ते में मरने लगे, महिलाएं बच्चों को सड़क पर जन्म देने लगी और ये ऐसा खबर सब सुन सुनकर एकदम हम लोग परेशान होते रहे। अंतोगत्वा हमने पूरी ताकत के साथ भारत सरकार को अपनी जिम्मेवारी पर हमने दूर दराज इलाकों में फंसे मजदूरों को जहां बस मिला बस से, जहां ट्रेन मिला ट्रेन से, जहां हवाई जहाज मिला हवाई जहाज से अपने मजदूरों को ढो करके अपने गांव पहुंचाने का काम किया था। और इन 1.5 साल ने हमें बहुत सिर्फ और सिर्फ कैसे इस महामारी से हम बचे और अपने राज्यवासियों को बचाएं, इसी पर हम लोग चिंतित रहे। अगल बगल राज्य में कोरोना में तो ऐसा लोग मरा जैसे बीमारी किसी मुर्गियों में जो बीमारी आती है एक साथ सब मुर्गी मर जाता है, वैसा लोग मर रहा था। लेकिन हम लोगों के राज्य में ऐसे हमने होने नहीं दिया क्योंकि 24 घंटा हमारी सरकार राज्य की जनता पर नजर रखी हुई थी। और इस दौरान इतने चुनौती भरे समय भी
जब हमारे अच्छे अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, उसके बावजूद भी यहां पर कोई हम अफरा तफरी नहीं होने दिए। और आज इस कोरोना के जंग की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे दो दो मंत्री भी शहीद हो गए। आज आप लोगों के बीच में इस राज्य की जनता के सेवा करते करते कोरोना के समय में भी मंत्री इधर उधर घूमते थे मना करने के बावजूद भी। इसीलिए आज हमारे दो दो मंत्री हम लोगों से अलग हो गए, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। जो वादा किया उसके अनुरूप 2021 जब ये कोरोना का बादल छटने लगा तो हमने आपके लिए जो योजना बनाई थी और जो गांव की समस्या थी उसको जानने के लिए 2021 में हम लोगों ने महीने भर का शिविर लगाया, अलग अलग पंचायत पंचायत गांव गांव में। जहां गाड़ी नहीं जाता था, सड़क नहीं था, रोड नहीं था, वहां पर बैलगाड़ी से, वहां ट्रैक्टर से, वहां मोटरसाइकिल से हमारे पदाधिकारी ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर ढो ढो करके उस कैंपों में बैठा रहता था। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पहला जब हम लोगों ने शिविर लगाया तो गांव से हमारा पास लगभग 35 लाख आवेदन आए। दूसरा शिविर लगाए तो 50 लाख से अधिक, 55 लाख के लगभग हमको आवेदन आया। इतना आवेदन देखने के बाद हम लोगों ने भी सर पकड़ लिया कि भाई राज अलग हुआ, 20 साल हो गया, इतना समस्या कैसे गांव में अभी तक पड़ा हुआ है। क्या क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने 20 वर्षों में, इसका मतलब स्पष्ट था कि विगत 20 वर्षों में ब्लॉक कार्यालय काम नहीं करता था, जिला कार्यालय काम नहीं करता था, और नतीजा ये था कि करोड़ों करोड़ों समस्या आज के दिन में भी गांव में पड़े हुए हैं। आज आपकी उन आवेदनों के माध्यम से हमें गांव की वास्तविक स्थिति का पता चला और उसके बाद जो हमने कार्य योजना बनाया, और वो सभी कार्य योजना अगर आप देखेंगे, यहां पर जितना भी स्टॉल लगा हुआ है उन सभी स्टॉलों में हमने ऐसी योजना बनाई है कि अगर उन योजनाओं को हम धरातल पर मजबूती से उतार पाए और आप लोगों ने इसका लाभ लिया तो निश्चित रूप से आने वाला जो गांव में जो गरीबी है, गांव में जो पिछड़ापन है, वो सभी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आज इस राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या लगभग 80%, 100 में 80 लोग गांव में रहता है। आज इसीलिए ये राज्य तभी आगे बढ़ेगा, तभी मजबूत होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। और आज सभी योजना किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, कम पढ़े लिखे हमारे नौजवानों के लिए, नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए हम लोगों ने अलग अलग योजनाएं बनाई है। आज हमारे गांव में, हमारे राज्य में रोजगार की घोर अभाव की वजह से दूसरे राज्यों में पलायन करते थे लोग, और ये इस राज्य को, राज्य अलग होने के बाद हमें सरप्लस बजट के साथ राज मिला था। हमारे विपक्षियों ने सरकार चलाना शुरू किया 20 वर्षों तक, और इस सरप्लस बजट को घाटे का बजट में पहुंचा दिया। यहां का जमा पूंजी लूट लिया और इस राज्य को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। आज ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। पिछड़े राज्य का मतलब होता है राज्य में सबसे अधिक गरीब लोग,
राज्य में सबसे अधिक मजदूर लोग, यहाँ का शिक्षा का व्यवस्था का चरमराना, स्वास्थ्य का व्यवस्था का चरमराना, रोजगार का अभाव होना, लोगों की आमदनी नहीं होना, और यही सब के कारण से राज्य पिछड़े जगहों पर चला जाता है। ये राज्य तो 20 साल हुए जन्म हुए। जब ये जन्म हुआ था, मजबूत और तंदुरुस्त जन्म हुआ था, सरप्लस बजट लेके आ गया। लेकिन 20 वर्षों ने हमारे विपक्ष के लोगों ने इस बच्चे को बीमारू राज बना दिया। अभी 1-2 साल के बाद ये राज 25 साल का हो जाएगा। आज 23वां साल है। 1 साल 24 के बाद 25वां साल का हो जाएगा ये राज। 25 साल का मतलब युवा राज। आज इस राज को 25वें साल में इतना मजबूत हो जाना चाहिए था कि इस राज की हर चुनौती, हर जिम्मेवारी अपने कंधे में उठा लेना चाहिए था। लेकिन आज बड़े सुनियोजित तरीके से हमारे विपक्ष के साथियों ने, डबल इंजनों ने मिलकर इस राज के खून को चूस लिया। हमारे खनिज संपदाओं को लूटकर, और यहां पर जो लाखों कर्मचारियों को जो हम तनख्वाह देते हैं आपकी सेवा करने के लिए, उन कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी सेवा के लिए लगा दिया। और आज नतीजा है, करोड़ों करोड़ों समस्या आ रही है। आज ये शिविर खत्म होगा, और कितना आवेदन आएगा ये शिविर खत्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन आज हमने पूरे वादों के साथ जो कर्मचारी जिनको हम तनख्वाह देते हैं आपकी सेवा के लिए, चाहे वो बीडीओ हो, सीओ हो, ब्लॉक का कोई भी कर्मचारी हो, जिला का कोई कर्मचारी हो, डीसी हो, एसपी हो, सभी लोगों को राज्य की जनता का सेवा करना उसकी कर्तव्य और जिम्मेवारी है। आज उसी अनुरूप हमने ये तय किया कि ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, एयर कंडीशन कमरे से नहीं, गांव से चलेगा। और 20 साल में पहली बार पदाधिकारी आपके गांव गांव, दरवाजे दरवाजे में घूमकर शिविर लगाकर आपके छोटे बड़े समस्याओं का समाधान कर रहा है। इन शिविरों के माध्यम से हमने सूची बनाई कि कौन सा काम पहले करना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लंबा फहरिस्त हमने बनाया। और हमने इसके साथ पहली चुनौती को हमने इस राज्य के, जो इस राज्य का जन्म, इस राज्य के अलग होने का बाट जो रहे, इस राज्य को अलग करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया। कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। लोग जो जवान थे, बूढ़े हो गए हैं, जिन्होंने अपना बचपन, जवानी इस राज्य के लिए दिया, आज उन सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का सर्वजन पेंशन हम लोगों ने लागू किया। आज हमारे राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग 60 साल का नहीं बचा है जिसको पेंशन नहीं मिलता है। मुझे जानकारी मिली है लगभग 1,30,000 हमारे इस गांव चाईबासा जिला में पेंशनधारी है, और जिसमें 50,000 सिर्फ महिलाओं को पेंशन मिलता है। आज डिबरी और टॉर्च लगा के भी गांव में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बिना पेंशन का नहीं आ पाएंगे। और 2019 के पहले का दिन देखिए, कितने लोग भटकते थे पेंशन के लिए ब्लॉक कार्यालय, दलालों के बीच में। और आज लोग जो 58 साल का हो गया है, 59 साल का हो गया है, वो दिन गिन गिन करके जी रहा है कि कैसा मेरा 60 साल पूरा होगा और हमको तुरंत पेंशन मिलेगा। आप कोई दरखास्त नहीं, कोई दलाल नहीं, आपको अपना प्रमाण पत्र लेके जाना है और ब्लॉक ऑफिस पदाधिकारी के पास पटकना है। 5 मिनट में आपका पेंशन का कार्ड बनेगा। ये हमने आपके लिए आदेश दिया है।
कोई आपको खाली हाथ नहीं लौटा सकता। विधवा महिलाओं का भी वही हाल, परित्याग महिलाओं का भी वही हाल। विधवा महिला को बेचारा 40 साल के बाद पेंशन मिलता था। भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन आज हमने बनाया विधवा होने का कोई वक्त नहीं होता है, कोई नहीं भी होता है, कोई शादी के 6 महीने के बाद भी हो जाता है। इसलिए हमने कानून बना दिया कि 18 साल के बाद जो भी विधवा महिला होगी सबको पेंशन देने का काम हो। और परित्याग भी एक बहुत बड़ा, गरीबी क्या ना करा दे। इतना गरीबी हमारे राज्य में है कि सोचकर दिल घबराता है। आज उस गरीबी से हम आपको बाहर निकालने का हर प्रयास कर रहे हैं। इतना गरीब लोग कि अपना पेट भी नहीं पाल सकता, अपना परिवार भी पाल नहीं सकता। कई लोग ऐसे हैं जो अपना बाल बच्चा पत्नी को भी छोड़ देता है। उन महिलाओं को भी आज पेंशन दे रहे, विकलांग सभी को पेंशन दे रहे। और उसके बाद गरीबों के का जो कहर है, सबसे अधिक हमारे आने वाली पीढ़ी को सजाने संवारने वाली बच्चियों पर गिरता है। हमारे गांव देहात में गरीबी इतना है कि घर में बाल बच्चा अधिक है, लड़कियां अधिक है, तो 8वां 9वां पढ़ती नहीं है, बेचारा उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। और शादी ब्याह करके ससुराल भेज दो, बोझा घट जाएगा। हम सभी माँ बापों को विनती करते हैं, अब बेटियां बोझ आपकी नहीं बनेगी, आप बेटियों का पूरा जिम्मा सरकार उठाएगी। ये हमने संकल्प लिया है। आज हम लोगों ने सावित्री बाई फुले योजना शुरू किया है, जिसमें आज पूरे राज्य में लगभग 8 लाख बच्चियों को इससे हमने जोड़ा है। और अभी अचानक मुझे इसी दौरान में, इस कैंप के दौरान में पता चला कि कानून बन गया है 2 बेटी के लिए। हमको भी ठीक से याद नहीं था, किसी बच्ची ने मुझे बताया, अपनी सहेलियों के साथ, वो भी कहीं हमारे किसी कार्यक्रम में हम बच्चों से मिले। हमने पूछा, बेटा बताओ तुम लोग को सावित्री बाई फुले का योजना मिला कि नहीं मिला। 15-20 बच्चियां थी, सभी बच्चियों ने हाथ खड़ा किया, नहीं हमको मिला है सर। एक बेटी नहीं हाथ खड़ा कर पाई। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा तुमको, वो चुप। और चुप होने के बाद तो लगा कि क्या हो गया, इसको क्यों नहीं मिला। तो उसने बताया कि हम तीसरा बेटी है घर में, इसलिए हमको नहीं मिला। हम बोलिए कैसा कानून बन गया भाई। तो हमने उसी समय निर्णय लिया, अब इस राज्य में जितना भी घर में बेटी होगी, 2, 3, 4, 5, सभी को सावित्री बाई फुले का योजना देंगे। और इस पर हमने कल के कैबिनेट में मोहर भी मार दिया है। और अब आने वाला समय में आप लोग पढ़ाई छोड़िए मत, और बेटी अब हमेशा, अब इंजीनियर भी बनेगी, डॉक्टर भी बनेगी, वकील भी बनेगी, पत्रकार भी बनेगी। अभी सभी 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे, जो यहां पर आप लोग के लिए स्टॉल भी बना हुआ है। आप लोग उस क्रेडिट कार्ड को बनवाइए। आने वाला समय में आपको पता है, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपया खर्च होता है। और आज हमारे आदिवासी भाइयों के पास कितना लाख रुपया है जी बैंक में, बोरा भर के। और बैंक वाला के पास मांगने भी जाओगे तो 1 रुपया भी नहीं देगा। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम अब बैंकों के सहारे नहीं इन बच्चों को छोड़ेंगे, सरकार इसकी जिम्मेवारी उठाएगी। और गुरुजी क्रेडिट कार्ड से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया भी खर्चा होगा,
तो सरकार आपको आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। और उसमें कुछ आपको जमीन गिरवी रखने का जरूरत नहीं है, गाय बकरी बेचने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 11वीं 12वीं पास होना जरूरी है और आगे पढ़ने की इच्छा शक्ति हो। जिस कॉलेज में आप जाएंगे, जब तक आपका डिग्री आपको नहीं मिलता, सरकार को पैसा भी आपको वापस नहीं करना है। डिग्री मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तब आप सरकार को धीरे धीरे पैसा वापस देंगे। सभी छात्र छात्राओं, अब कहां से बोझ बनेगी हमारे यहां? अब यहां तो छोड़ो, इस देश के प्रतिष्ठित कॉलेज के अलावा आप हमारे बच्चे विदेश भी अगर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, तो आज इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक का बच्चा के लिए हमने कानून बनाया है। अब हमारे बच्चे विदेशों में भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है और कोई गारंटर नहीं लगता। हमारे चाईबासा से भी बच्चे गए हैं विदेश में पढ़ने। डीसी साहब बताइए, चाईबासा का बच्चा कितना गया है बाहर पढ़ने? नाम दो। 4 गो बच्चा हमारा यहाँ चाईबासा से गया है विदेश में पढ़ने के लिए, और करोड़ों रुपया खर्चा होता है और कोई बंधक नहीं लेते हैं और सरकार को पैसा भी वापस नहीं करना पड़ता है। कभी कोई सपना नहीं देखता था हमारा आदिवासी, दलित, पिछड़ा का बच्चा। आज पूर्ववर्ती सरकार और हमारी सरकार विगत 4 सालों में, और उसमें कोरोना जैसा महामारी, उसमें सुखाड़ जैसा स्थिति को भी हम लोगों ने देखा, और इस परिस्थिति में भी हम लोगों का कोई कदम रुका नहीं। हर कदम को मजबूती से उठाए। 2020 से पहले कभी कोई पदाधिकारी गांव जाता था? बताइए, पहले कोई पदाधिकारी गांव जाता था? अभी गांव में शिविर लग रहा है। शिविर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? वाह। और हम आपको वादा करते हैं, जब तक आपका ये भाई, बेटा, दादा, चाचा, काका जो भी है, जो भी आप हमको मान लीजिए, जब तक हम रहेंगे, अब सरकार के सभी पदाधिकारी आपके दरवाजे ठकठकाते हुए नजर आएंगे। जैसे हम लोगों का दिवाली का इंतजार करते हैं, दशहरा का इंतजार करते हैं, ईस्टर का इंतजार करते हैं, क्रिसमस का इंतजार करते हैं, ईद का इंतजार करते हैं, अब ये शिविर, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, अब ये हर साल लगेगा और गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में लगेगा। अब ये बंद होने वाला नहीं है। अब ये बंद नहीं होगा। और अब हमारा इस राज्य में बहुत सारे गांव के लोग शहर भी नहीं देखा है। बहुत सारे लोग ना ब्लॉक देखा, ना बीडीओ को देखा, डीसी एसपी तो दूर का बात है। कौन है कौन नहीं है, बेचारे दलालों के माध्यम से ही सारा काम करना पड़ता है। आज शहर और गांव एक समान रूप से जुड़ाव में जुड़े, इसके लिए हम लोगों ने इस राज्य में गांव के लगभग 15,000 किलोमीटर बनाने का ग्रामीण सड़क का निर्णय लिया है। और आज गांव गांव में बसें चलेंगी। हमको जो पता चला है, चाईबासा में 4 बस खरीदा गया है। आज यहां जगह का अभाव में उस बस को नहीं लाया गया है। यहां 4 बस खरीदा गया है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जिसमें लिखा हुआ रहेगा, और वो बस शहर में नहीं, गांव से होते होते, घूमते घामते शहर आएगा, जाएगा। और उस बस के अंदर
हमारे आंदोलनकारी, हमारे बूढ़ा बुजुर्ग, हमारी महिलाएं और हमारे छात्र छात्राएं फ्री में सफर करेंगे। कोई महिलाओं को पैसा नहीं लगेगा, कोई बुजुर्गों को नहीं लगेगा। इसलिए क्योंकि आज बहुत सारी बातें आती है, किसी को सब्जी बेचने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए आना जाना पड़ता है, लेकिन एक तो टेम्पू चलता है, पता नहीं कब आएगा जाएगा, कोई पता नहीं। लेकिन ये बस आपके गांव गांव घूमेगा और उसका लोगों का आवागमन को ध्यान में रखते हुए उसका समय समय का आकलन किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो वहां पर और बसें बढ़ाई जाएंगी, ताकि दिन और रात आपको आने जाने में कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा हम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आप लोगों के लिए उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं। पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालय हमने बनाया। आपके जिले में 3-3 उत्कृष्ट विद्यालय बने हैं। जो जिला स्कूल को भी उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया है, स्कॉट उच्च विद्यालय को भी बनाया गया है, केजीबीपी सदर भी बना है, और तात नगर में भी एक उत्कृष्ट विद्यालय बना है। और तो और जो कल्याण विभाग के हॉस्टल थे, चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे बॉयज हॉस्टल हो, बनने के बाद कभी भी उसमें चूना पुचौड़ा नहीं हुआ। आज हमने इस राज्य के जितने कल्याण विभाग के हॉस्टल हैं, सभी हॉस्टल को बनाने का निर्णय लिया, और आपके जिले में 60 कल्याण विभाग के हॉस्टल हैं, जिसमें 40 हॉस्टल बनकर के तैयार भी हो गया। और अभी उन हॉस्टलों में आने वाला समय हम योजना तैयार कर रहे हैं। उन हॉस्टलों में हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी देंगे, हॉस्टल में रसोइया भी देंगे, और बच्चों के लिए खाने का व्यवस्था भी करेंगे। आप घर से आपको दाल चावल लाने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, ताकि आने वाला समय में इस राज्य के माथे में जो पिछड़ापन लिख दिया है, गरीबी लिख दिया है, उसको हम लोग मजबूती से मिटा पाए। और ये काम हमारी आने वाली पीढ़ी को तभी कर पाएगी जब इसको हम ताकत देंगे। 20 वर्षों में तो इस राज्य को इन लोगों ने कमजोर कर दिया। आज निश्चित रूप से कई बातें हैं। आज इन लोगों ने 20 वर्षों में इस राज्य में मात्र 16 लाख लोगों को पेंशन दिया। 20 वर्ष में मात्र 16 लाख लोगों को पेंशन दिया। हम लोग 4 साल के अंदर में, मात्र 4 साल में 36,20,000 लोगों को पेंशन देने का काम। जब यहां आम दिना था, कोई महामारी नहीं था, कोई सुखाड़ नहीं था, उस समय इस राज्य में लोग भूख से मरने लगे थे, हाथ में राशन कार्ड लेकर के मरा। और ये डबल इंजन की सरकारों ने इस राज्य के गरीबों का 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया, और इसका नतीजा इस राज्य में लोग भूख से मरने लगे। हम लोगों ने सरकार बनाया, और सरकार बनने के बाद 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके आप लोग के बीच में बांटने का काम किया, गरीबों के बीच, और उससे राशन उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और उन सभी को हम बताना चाहें, जितना भी राशन कार्ड धारी है, कि अब राशन जितना आपको मिल रहा है, अब राशन में आने वाला समय में हमने मोहर लगा दिया है कि 1 किलो दाल भी हम अब गरीबों को फ्री में देंगे। तो कई ना, छोड़ो,
देखो, नाम आया है विदेश में पढ़ने वाला बच्चा लोग का। एक स्तुति होरो है गोवा की, आकांक्षा बालमुचु है चाईबासा की, निधि किस्पुट्टा पता नहीं किधर का है, अभी नहीं बता पाया, और कामेश्वर मुर्मू है जिसको हम विदेश में पढ़ा रहे हैं और करोड़ों रुपया सरकार उस पर खर्च कर रही है। और कई लोगों को तो वहीं नौकरी मिल गया, कुछ लोग वापस भी आ गए। तो निश्चित रूप से हमारे इस चाईबासा तो वीर शहीदों का है। हमारे यहाँ के पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा। अंग्रेज लोग हमारे यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों का निरंतर शोषण करते रहे और इनके विरुद्ध हमारे आदिवासी भाइयों ने डटकर मुकाबला किया। आज हमारा वो आदिवासी नौजवान जिन अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, आज उन अंग्रेजों के बच्चे के साथ हमारा आदिवासी बच्चा बगल में बैठ करके पढ़ाई पढ़ रहा है। सोचिए क्या नजारा होगा। जो कभी हमको दरवाजे में नहीं घुसने देता था, आज उसके छाती पर बैठ करके, उसके देश के छाती पर बैठ करके हम पढ़ रहे हैं। हमारा नौजवान पढ़ रहा है। चाईबासा का जवान गया है और ना जाने और कितने जाएंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं। हमारे किसान भाई भगवान भरोसे जी रहा है। आज मौसम ऐसा बदल रहा है कि समय पर बारिश नहीं तो अनाज भी खेत में नहीं। इसीलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया है, ताकि खेत में सिर्फ धान ही नहीं हो सकता है, सिर्फ सब्जी ही नहीं हो सकता है, सिर्फ गेहूं ही नहीं हो सकता है। खेत में कई और चीजें हो सकती है जिसके माध्यम से हमारे किसान की आमदनी भी बढ़ सकती है और खेती बाड़ी से भी जुड़ा रह सकता है। इसीलिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना लगाया। आप और भी अन्य फलदार पेड़ लगाएं जिसके माध्यम से अगर एक मौसम में हमें धोखा मिला तो दूसरा बागवानी से, दूसरा पेड़ से हमको उसका लाभ मिल सके। गाय गोरू बकरी पालना हमारा पेशा रहा है, हमारे पूर्वजों का ये संपत्ति रहा है। उस संपत्ति को बढ़ाइए। आज हमारे राज्य में मांस, मछली, मुर्गा, अंडा दूसरे राज्यों से आकर के बिकता है। आंध्रा से लोग ला करके बेचते हैं, बंगाल से लोग ला करके बेचते हैं। हम ही क्यों नहीं जानवर पाल करके बाजार में बेचें? क्या खराबी है? बाप दादा लोग तो बेचता था, वही उनकी संपत्ति थी। और किसानों को हम बता दें, पहले का अनुभव जो मुझे पशुधन का रहा है बहुत बुरा रहा है, और हमको लगता है इसीलिए भी हमारा गांव का लोग पशुधन से कतराने लगा है कि पहले जो जानवर मिलता था वो बीमारू जानवर मिलता था। गाय, बकरी, मुर्गी जो भी, कोई 6 महीना में मर जाए, कोई 15 दिन में मर जाए, कोई साल भर में मर जाए, और उस पर जो मेहनत किसान करता है फिर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन अब जो किसान को जानवर मिलेगा, जो पशु मिलेगा, वो पशु बीमाकृत पशु मिलेगा। उसका बीमा होगा और गलती से कोई जानवर मर गया तो वो जानवर का पूरा पैसा अब आपको बीमा कंपनी देगी।
डीसी साहब का है। बहुत सारी। अब एक सामान लाने हम भूल गए। अभी इस कार्यक्रम के दौरान योजनाओं के लिए हम लोगों ने कुछ किताबें बनाई हैं। अलग अलग योजनाओं के अलग अलग विभाग के हमारे छात्र छात्राओं को हम बताना चाहेंगे। वो किताब को हम स्कूलों में भी भेजेंगे, आपके लाइब्रेरी में भी रहेगा। आज भी हमारे गांव देहात में माँ बाप लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है बेटा। तुम लोग पहले पीढ़ी हो, हम लोग पहली पीढ़ी है जो थोड़ा बहुत आगे निकले हैं। आज उन किताबों को भी आप लोग पढ़िएगा। और सरकार माँ बाप के लिए क्या बना रहा है, अपने भाइयों के लिए क्या बना रहा है, खेती बाड़ी करने के लिए क्या बना रहा है, वो आप लोग पढ़ करके अपने माँ बाप को बताइएगा कि सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है। आप जाकर के वो योजना लीजिए। आज भी देखते हैं कि स्टॉलों में, जहां वृद्धा पेंशन का स्टॉल है, वहां पर लोग पहुंच जाता है राशन कार्ड बनाने के लिए। जहां राशन कार्ड बनाने का काउंटर है, वहां दीदी बाड़ी योजना लेने के लिए चला जाता है। कम पढ़ा लिखा है बेचारा, ये उसका गलती नहीं है। हमें किसी ने राह नहीं दिखाया, बल्कि राह से भटकने के लिए हर काम किया। आज इसीलिए हमने हर तरीके से गांव की जड़ को मजबूत और हरा करने का प्रयास किया है। हमारे उन माँ बाप को आप लोग मदद करें और वो किताब के माध्यम से जानकारी लें कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया है और किस तरीके से आपको वो काम करना है। सभी चीजें ब्यौरा उसके अंदर रहेगा। हर इंसान का रोटी, कपड़ा और मकान जरूरत होती है। पिछले सरकारों ने तो रोटी छीन ही लिया। 11 लाख राशन कार्ड डिलीट करके उसको हम लोगों ने ठीक करने का काम किया। आवास को लेकर अभी हमारे विपक्ष के लोग कुछ दिन तक लगातार व्हाट्सएप, फेसबुक में चला रहे थे कि संथाल परगना में सुंदर पहाड़ी में पहाड़िया लोग को कालाजार, मलेरिया से बीमारी हो रही है और मर रहे हैं। और वास्तव में मरे हैं, क्योंकि ये जो कालाजार जैसी बीमारी है, ये अमीरों को नहीं होता है, ये गरीबों की बीमारी है। जिसका घर टूटा भांगा है, जिसका घर झोपड़ी है, गंदा है, उसी के घर में ये बीमारी आती है। और इस राज्य में गरीब इतना अधिक है और सब राज्य से बहुत अधिक गरीब लोग हैं। लेकिन हम लोगों ने केंद्र सरकार में हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा कि गरीबों के लिए आवास दो, लेकिन उन्होंने हमारी बात को इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। उन लोगों ने हमें गरीबों को आवास देने के लिए इनकार कर दिया। फिर हमने सोचा तब तो ऐसे ही लोग मर जाएगा भाई। फिर हमें पूरा अपना बही खाता देखना पड़ा कि क्या कर सकते हैं इस विषय पर। फिर हम लोगों ने बड़े ताकत के साथ एक ऐसा निर्णय लिया है जिस निर्णय को लेने के लिए हिम्मत और कलेजा चाहिए। और आज आपकी पूरी सरकार और आपका दिया हुआ ये आशीर्वाद के बदौलत हमें वो ताकत मिला कि आज हमने आबुआ आवास योजना का हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। और वो आबुआ आवास, ये देखो किताब भी आ गया। इस टाइप का किताब 5-6 किताब आप लोगों के स्कूल कॉलेजों में, लाइब्रेरी में जाएगा। आप पढ़ करके
अपने माँ बाप को जरूर बताएं। अभी बेचारा कहीं से लेके आया, हम तो खुद लेके घूम रहे थे, लेकिन अभी तो आज आज छूट गया। लेकिन ये हर जिला में है। अब ये स्कूल में भी जाएगा। तो हम कह रहे थे कि अब वो आवास, अभी तो हम लोग 8 लाख लोगों को चिन्हित करके रखे थे कि 8 लाख लोगों को आवाज देना है, और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपया का जरूरत पड़ेगा। लेकिन जब शिविर लगा तो जिस तरीके से आवेदन आ रहे हैं, हमको तो लगता है कि 8 लाख नहीं, 10-12 लाख चला जाएगा। लेकिन हम सभी गरीबों को आश्वस्त करना चाहते हैं, मैं हर हाल में हर गरीब को आवाज दूंगा, चाहे वो 8 लाख हो, चाहे वो 10 लाख हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, और पैसा हमें जुटाना पड़े, जुटा करके हर गरीब को एक ऐसा आवास देंगे जो पहले दिल्ली वाला सरकार 2 कमरे का आवास देता है और 2.25 लाख का आवास मिलता है, 1,30,35,000 रुपए का, 1.5 लाख का कितना, वो 2 कमरे का आवास देता है। लेकिन मैं आपको 3 कमरे का आवास देने के लिए हमने योजना बनाया। कई चीजें हम लोग पेंशन का बात किए, उड़ीसा चले जाइए, बगल में है, पहाड़ पार करके जाके देखो उड़ीसा में कितना पेंशन मिलता है। पेंशन 500 टका मिलता है। थोड़ा इधर वाला पहाड़ पार करके देखो, छत्तीसगढ़ में 350 टका पेंशन मिलता है। लेकिन आपकी ये सरकार गरीबों को 1,000 टका पेंशन देता है। तो कई ऐसी चीजें हैं। और अभी हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरियों का लगातार विज्ञापन आ रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत हमारे षड्यंत्रकारी लोग हमारे कानून बनाने में और कई कार्य करने में लगातार अड़ंगा डालने में लगे हुए हैं। तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। हम 32 आधारित कानून लाना चाहते हैं नौकरियों पर, कोर्ट कचहरी कर देता है। कहीं गवर्नर हाउस में जाकर के महामहिम को काना फुस्सी करके उस बिल को, उस कानून को वापस कर देता है। हमारा सोच था और है कि तीसरा और चौथा क्लास का जितना भी नौकरी हो, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी को ही मिले। लेकिन ये कानून ही नहीं बनाने देते। कानून बनाते हैं तो ये दिमाग से इतने मजबूत हैं, पैसा कौड़ी से तो मजबूत है ही है। पढ़े लिखे लोग भी उनके पास है, विद्वान बड़ा बड़ा है, वकील है, जज है इनका। हम लोगों का कितना आदिवासी जज है, कितना बढ़िया बड़ा बड़ा आदिवासी वकील है, कोई नहीं बता सकता। इस बार पहली बार एक महिला आदिवासी को हमने जज के लिए रिकमेंड किया है, पहली बार। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, जज में भी नियुक्ति में हमारे आदिवासी भाई लोग होना चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, पुरुष होना चाहिए। तो हम लोग को बहुत ढूंढने के बाद एक महिला मिली, तो उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया और आशा उम्मीद है कि उनको जगह मिलना भी चाहिए। तो अभी हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है, बातें बहुत है। आपके इस जिले के लिए भी कई सारी चीजें हैं। यहाँ हमारे मानकी मुंडा साहब भी उपस्थित हैं, कई आप लोगों को भी मांगे हैं।
निश्चित रूप से इस राज्य के हर व्यक्ति पर हमारी नजर है। आज आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला। हम उसको भी खोज कर, ढूंढ कर निकालना चाहते हैं ताकि कोई इस राज्य का व्यक्ति सरकार की नजरों से ना बचे, सरकार की योजनाओं से ना बचे। और यहां ऐसे भी कुछ लोग हैं इस राज्य में, आज सरकार की योजनाओं के माध्यम से कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे लोग हैं जिस घर में पिताजी भी पेंशन लेता है, मां भी पेंशन लेती है और बेटा भी पेंशन लेता है। और तो और वो बेटा का अगर बेटी है तो उसको भी सावित्री बाई फुले का योजना मिल रहा। आज हमारे मान की मुंडा गुड़ित लोगों का मानदेय उनदे का भी विषय है, हमारी उस पर भी नजर है। आप लोगों का यहाँ कुमारडूंगी प्रखंड में जो एक मात्र डिग्री कॉलेज है, उसमें भाषा का शिक्षक की मांग हो रही है। मैं आश्वस्त करता हूं इस विषय पर कि आपके इस प्रखंड में, इस डिग्री कॉलेज में किस तरीके से शिक्षक बहाल हो, अविलंब इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका यहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ इलाका है हम लोगों का, खूंटी में तो भरा हुआ है पर्यटक स्थल। आपके इस जिले से भी कई जगह ये किरीबुरु, नक्ती धाम जैसे जगह को पर्यटक स्थल में विकसित करने का प्रपोजल बना है। और अभी हमें पता चला है कि यहाँ आपका बगल में ही तोरलो जलाशय है, उसको भी आप लोग पर्यटक स्थल के रूप में चाहते हैं। हमने जिला को कहा है कि अविलंब इस पर आप हमें प्रपोजल बना के भेजें ताकि यहाँ पर हम लोग एक पर्यटक स्थल लें और यहाँ सैलानियों का आना जाना और दार्शनिक स्थल बने और इससे ये रोजगार सृजन के मार्ग प्रशस्त किया जा सके। तो बातें बहुत है। आप यहाँ आए हैं बहुत बहुत दूरों से, दूर दूर जगह से। यहाँ बहुत सारी योजनाओं का स्टॉल लगा है, इन स्टॉलों में जाके जाएं, सभी योजनाएं आपके लिए हैं। और गांव हमारा मुख्य फोकस है। ये राज्य के माथे से जो पिछड़ापन का कलंक मिटाना है, तो हर हाल में गांव को मजबूत करना है। गांव नहीं मजबूत होगा तो राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। और ये युवा राज्य अगले 25 साल के अंदर हम इतना ताकत भरना चाहते हैं और इसके लिए दिन रात प्रयासरत हैं हम लोग। गांव गांव, पंचायत पंचायत जा रहे हैं और खोज खोज कर लोगों को मदद और सहायता दी जा रही है। आपके इस जिले में बहुत सारी योजनाएं हम लोग लगातार दे रहे हैं। ग्रामीण सड़क लगभग 800 करोड़ रुपया का, पैसा से 800 करोड़ रुपया लगेगा, जिससे 1017 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेंगी। अब कोई गांव नहीं बचेगा बिना सड़क। और तो और पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण सड़क अलग होता है, पथ निर्माण सड़क अलग विभाग होता है। पथ निर्माण सड़क विभाग से भी लगभग 750 करोड़ रुपया से 405 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। और आपका यहां सिंचाई के लिए भी 190 करोड़ से सिंचाई के लिए भी कई योजनाओं को पूर्ण किया गया है, जिससे खेती बाड़ी में लगभग 40-50 हजार एकड़ जमीन में खेती बाड़ी का भी तेजी से काम चलेगा। तो बातें बहुत है, मैं चाहता हूं अपनी बातों को यहीं विराम दूं। अभी आप और भी कार्यक्रमों के माध्यम से कई योजनाओं की जानकारी लेंगे। यहाँ कई लोगों का शिलान्यास, उद्घाटन भी अभी है, परिसंपत्ति वितरण का भी कार्यक्रम है।
ठंडा का समय भी है, जल्दी सूर्यास्त भी होता है। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों से विदा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जितने लोग आए आप सब लोगों को फिर से मेरी ओर से जोहार। आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।